साथियों, इस वीडियो में हम लोग 20 मई 2026 का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह हम लोग लास्ट डे यानी 19 मई के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा, 19 तारीख में पहला प्रश्न था, भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में साथियों उपग्रह आधारित गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ को छोड़ा गया टैग लगा करके। दूसरा, प्रोजेक्ट सक्षम हाल ही में किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट सक्षम एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए जब सड़क का निर्माण हो। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, अशोक कुमार पांडा। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा सेल के सीएमडी और अध्यक्ष बन गए। हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली। इसका संबंध किस देश से है? तो ताइवान देश का बैंक है सीटीबीसी बैंक। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी? उत्तर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में। सातवां प्रश्न, हाल ही में यूनिफाइड भारत ई चार्ज किसने लॉन्च किया है? तो यूनिफाइड भारत ई चार्ज को लॉन्च किया है भारी उद्योग मंत्रालय ने साथियों। अगला, मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कैंपेन हाल ही में किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नवा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा असम। ये था साथियों लास्ट डे के रिवीजन यानी कि 19 मई का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी साथियों वर्तमान में 5 देशों की यात्रा पर हैं, ध्यान रखे रहेगा। मई 2025 में मोदी जी ने कौन से देश में यात्रा किया? ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया इतिहास में। जब मोदी जी देश की यात्राओं पर रहे, 2 या 3 या 4 देशों की यात्राओं पर रहते हैं, तो उनमें से एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन दे देता है हमसे। ध्यानपूर्वक सारे बातों को देखिएगा। अभी मोदी जी को जो सम्मान मिला है वो स्वीडन देश का मिला है। स्वीडन देश का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। और ये साथियों मोदी जी को 31वां वैश्विक सम्मान है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोदी जी को आज जब हम पढ़ रहे साथियों 20 मई 2026 को, तो मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय 31वां यह सम्मान मिला है। किस देश से मिला है? स्वीडन से 31वां सम्मान मिला है। और स्वीडन साथियों नाटो का 32वां सदस्य बना, ये भी ध्यान रखिएगा। 31-32 कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया है। स्वीडन सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने 15 मई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 दिवसीय विदेश यात्रा शुरू की। कब से शुरू हुआ ये डेट ध्यान रखना है, 15 मई। कब तक रहेगा यह यात्रा? 20 मई। 5 दिवसीय यात्रा साथियों 15 मई से 20 मई तक। कहां कहां जाएंगे मोदी जी? तो यूएई हो चुका दौरा, नीदरलैंड हो चुका, अब तीसरा स्वीडन देश, इसके बाद जाएंगे नॉर्वे और इटली देश में। 5 दिवसीय विदेश यात्रा है मोदी जी का। 15 मई से विदेशी यात्रा पीएम मोदी। यूएई पहला, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा स्वीडन और चौथा देश नॉर्वे, पांचवा इटली का दौरा करेंगे। इस दौरान क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी साथियों? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें होगा, ऊर्जा ऊर्जा संबंधित समझौता होगा, और साथियों एफटीए से संबंधित समझौता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित समझौता होगा, और सेमी कंडक्टर मिशन जो हमारे भारत का 2021 का है उससे संबंधित समझौता होगा। इन देशों से एमओयू करके मोदी जी लौटेंगे। देखिएगा, स्वीडन देश ने सर्वसम्मान दिया, तो स्वीडन का स्ट्रेटेजी के हम करेंगे कवर। स्वीडन देश साथियों यूरोप महाद्वीप का देश है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर पड़ता है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर पड़ता है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी साथियों स्टॉकहोम, इसकी मुद्रा है क्रोना। क्रोना इसकी मुद्रा है। महत्वपूर्ण चीज का ये साथियों, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ही दुनिया का सर्वोच्च सम्मान जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश के द्वारा ही दिया जाता है। और ये भी ध्यान रहे कि 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी से दिया जाता है, एक जो है वो नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो संस्थान से दिया जाता है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। 6 नोबेल पुरस्कार होता है, 6 में से शांति वाला नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी पांचों स्वीडन देश से दिया जाता है। स्वीडन देश में राजशाही व्यवस्था वाला संसदीय लोकतंत्र है, राजशाही व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था। और यहाँ की संसद का नाम है रिक्सडाग, रिक्सडाग। राजशाही भी है, संसदीय भी है और लोकतंत्र भी है। हो सकता है साथियों जैसे हमारे भारत जो है डेमोक्रेटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है, डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतांत्रिक
और पार्लियामेंट्री मतलब कि संसदीय लोकतंत्रात्मक देश हमारा भारत है। वहीं साथियों ब्रिटेन जो है वो राजतंत्र देश है और संसदीय व्यवस्था वाला भी देश है। तो स्वीडन राजशाही संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। यहाँ का जियोग्राफी देखिएगा, वेनर्न झील यहीं पर है, वेनर्न झील, और फॉरेस्ट यहाँ पर 60% से अब मानव विकास सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक, इनोवेशन सूचकांक में शीर्ष पर रहता है साथियों। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार साथियों अल्फ्रेड नोबेल साहब थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने ही अपनी पूरी संपत्ति को वसीयत कर दिया था और लिख दिया था कि दुनिया भर के जो भी वैज्ञानिक विद्वान शीर्षस्थ होंगे, वैश्विक स्तर पर अपना नाम पहचान करेंगे, उनको वार्षिक जो ब्याज धनराशि बनेगा हमारी संपत्ति का, उससे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये साथियों स्वीडिश एकेडमी के द्वारा स्वीडन देश से संबंधित पुरस्कार था। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना? तो नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना, और 31वां पूछा जाएगा तो फिनलैंड बना था। 31वां फिनलैंड बना था। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, हाल ही में अली फली कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं साथियों इराक देश में, अभी हाल ही में। पश्चिम एशिया का देश इराक, इराक की राजधानी बगदाद, वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने अली फली कादिम। अली फली कादिम ये इराक के प्राइम मिनिस्टर और सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर। इराक के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अली फली, पूरा नाम इनका अली फली काजिम अल जैदी, आप शॉर्ट में याद रखिएगा अली फली। इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी समेत अमेरिका, यूरोप, ईरान, तुर्की ने बधाई भी दिया है। ये मोदी बोले द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धों के कमिटमेंट ऐसा किया। देखिएगा प्रधानमंत्री अली फली बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए अली फली। यह इराक के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा। और इराक से हैं तो इराक का स्ट्रैटेजी के, इराक में साथियों मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता साथियों दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऊर का महान जिगुरात कहां पर है? तो इराक में। इराक की करेंसी का क्या नाम है? दिनार है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। दजला और फरात की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या आईबीसी से साथियों व्यापार होता था, ऐसा साक्ष्य मिलता है हड़प्पा स्थलों से। यहाँ की मुद्रा है दिनार और यहाँ की भाषा है अरबी और कुर्दिश। क्यूनिफॉर्म लिपि मेसोपोटामिया की लिपि है, क्यूनिफॉर्म। और किलाक्षर भी इसे कहा जाता है साथियों, किलाक्षर भी कहा जाता है। संस्कृति और खजूर है यहाँ के। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का कच्चा तेल का भंडारण है यहाँ पे साथियों। बाकी देखिएगा कुछ और हमारे दुनिया में वैश्विक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, उन सबको हम कवर करते हैं। दुनिया भर में और भी किस किस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, महत्वपूर्ण है। मंगोलिया देश में प्राइम मिनिस्टर बने उचरल न्याम ओशोर। म्यांमार में राष्ट्रपति बनी मिन आंग ह्लाइंग। नेपाल में प्राइम मिनिस्टर बने बालेंद्र शाह। थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चारनविराकुल। चिली देश में राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कोस्टा। बारबाडोस में प्राइम मिनिस्टर मिया अमोर मोटली। बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर बने तारिक रहमान। और जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची। युगांडा में यावेरी मुसेवेनी प्रेसिडेंट बने हैं। तीसरा प्रश्न, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? भोजशाला मंदिर साथियों मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के धार जिला में है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर डिक्लेयर किया है। भोजशाला मंदिर का तस्वीर है, देखिएगा। भोजशाला संस्कृत सरस्वती देवी को समर्पित मंदिर है साथियों, सरस्वती देवी को समर्पित मंदिर। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। 1034 ईस्वी में परमार राजा भोज ने इसे सरस्वती सदन नाम के महाविद्यालय के रूप में बनवाया था। यहाँ देवी सरस्वती की अत्यंत दुर्लभ मूर्ति स्थापित की गई और 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मूर्ति को लंदन प्रतिस्थापित कर दिया, अपने साथ लंदन लेके चले गए, जो आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। 13वीं 14वीं शताब्दी के दौरान मालवा का सल्तनत काल में इस परिसर के एक हिस्से में मस्जिद में बदल दिया गया, यानी इस परिसर में मस्जिद भी बना दिया गया, जिसमें सूफी संत कमाल मौला का मकबरा भी बनाया गया। कमाल मौला का मकबरा बना, तब से यह कॉन्फ्लिक्ट था साथियों। हाई कोर्ट ने जो है इसको मंदिर डिक्लेयर कर दिया है। मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर है? भोजशाला मंदिर। किस राजा से संबंधित है? राजा भोज किस वंश के हैं साथियों? तो परमार वंश के हैं। परमार वंश और इतिहास में कुछ चीजों को देख रहिएगा, आपसे इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे कि क्यों यहाँ से आया है। तो ये करंट अफेयर में चर्चा में था इसलिए आया था, हमने आपके लिए कलेक्ट किया है क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन आना है साथियों। देखिएगा परमार राजवंश
परमार राजवंश, राजा उपेंद्र परमार या कृष्णराज परमार वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी, आरंभिक राजधानी उज्जैनी थी और बाद में इनकी राजधानी जो है धारा नगरी या धार कर दी गई। राजा बैरी सिंह द्वितीय और सियक द्वितीय ने इसका नाम बदल के धार कर दिया, धारा नगरी कर दिया। इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता साथियों, परमार वंश की उत्पत्ति के बारे में। इनके साथ ही साथ 2 P और 2 C ध्यान रखिएगा, इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन आता साथियों। 2 P और 2 C हमने बताया। 2 P से एक से हो जाएगा परमार और एक P से परमार हो जाएगा और एक P से हो जाएगा प्रतिहार, परमार प्रतिहार। और 2 C में साथ में एक चौहान हो जाएगा और चौहान हो जाएगा और एक हो जाएगा C से चालुक्य। ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है इतिहास में, परमार प्रतिहार चौहान चालुक्य, ये 4 राजवंश थे। कहा जाता है कि माउंट आबू पर्वत के समीप में प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। उसी यज्ञ कुंड से ये चार राजपूत वंशों का उदय हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में जब अराजकता का माहौल था तो प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, और वो ग्रंथ का नाम क्या है साथियों, उस ग्रंथ का नाम है चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो। चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो से ज्ञात होता है कि माउंट आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ कुंड से 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए थे, परमार वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश और चालुक्य वंश। तो वही साथियों परमार वंश का संस्थापक राजा उपेंद्र और उसी वंश के थे राजा भोज। राजा भोज ने एक सरस्वती सदन बनवाया था, सरस्वती देवी को समर्पित मंदिर, और वहां पर यह प्रसिद्ध प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा, इस प्रतिमा से क्वेश्चन अक्सर आता है और अभी भी आएगा। ये साथियों हमारे भारत का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, हमारे भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो उपहार स्वरूप प्रतिमा दिया जाता है वो यही की प्रतिमा है। भोजशाला मंदिर का सरस्वती मूर्ति या प्रतिमा को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है और यही प्रतिमा है साथियों, यहीं से संबंधित है ये। राजा मुंज किस वंश के हैं? राजा मुंज भी साथियों परमार वंश के शासक और पहले महान शासक थे जिन्होंने राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया, और ये एक महान कवि और विद्वान संरक्षक भी थे। इसके बाद राजा भोज साथियों, इन्होंने भोजपुर नगर बसाया, भोजशाला मंदिर बसाया और भोपाल नगर का नाम, मध्य प्रदेश का नाम भोपाल जो है, भोपाल के संस्थापक यही थे साथियों, भोपाल को इन्होंने ही बसाया था। भोजपुर नगर इसका नाम था पहले और अब जो है इसका नाम भोपाल हो गया। भोपाल का पुराना नाम भोजपुर नगर है। चौथा प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आया गुरुजी, आ जाएगा समझ में, क्यों नहीं, कौन सा बड़ा बात है। जब तक हम समझना नहीं चाहेंगे तब तक कोई चीज नहीं समझ में आएगा। जिस दिन हम ठान लेंगे कि हमको समझना है तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्ति पहल एक इनिशिएटिव हमारे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को कुछ ऐसे मेजर लाइबिलिटी दिए जाएंगे, कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे गुड गवर्नेंस हो हमारे देश में जो उदारीकरण की प्रक्रिया है वो लागू हो, गुड गवर्नेंस हो, किसी भी देश के नागरिक को कोई भी अगर गवर्नमेंट से संबंधित सहायता चाहिए तो वो तत्काल मिले। इस तरह के कुछ मानक तय किया गया था। देखिएगा टोटल ये 51 रिफॉर्म्स एरिया था, यानी 51 सुधारात्मक क्षेत्रों को डिक्लेयर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यानी केंद्र सरकार ने एक पहल शुरू किया जिसमें 51 प्रकार के सुधार होंगे, 51 प्रकार के सुधार क्षेत्र, जैसे उदारीकरण, लाइसेंसिंग प्रणाली का उदारीकरण, गुड गवर्नेंस और जवाबदेही, नौकरशाही व्यवस्था को लचीला बनाना, इस तरह से तमाम 51 सुधार तय किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। नाम है इसका राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन मुक्ति पहल। तो इस केंद्र का जो इनिशिएटिव था उसको सबसे पहले त्रिपुरा राज्य ने पूरा कर लिया है। यही प्रश्न है साथियों, त्रिपुरा राज्य ने राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्ति पहल को सबसे पहले पूरा किया और इस तरह से यह देश का पहला राज्य बन जाता है जिसने यह इनिशिएटिव को कंप्लीट कर दिया। किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। इसमें कितने रिफॉर्म एरिया थे साथियों? 51 इसमें सुधार क्षेत्र थे, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है। किसने किया? त्रिपुरा था। त्रिपुरा का जीके देखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा का गठन होता है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। यहाँ की प्रमुख भाषा साथियों बंगाली और कोकबरो किस राज्य की भाषा है? त्रिपुरा की भाषा है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में साथियों होजागिरी नृत्य होता है, खर्ची पूजा और गरिया पूजा और केर पूजा, ये तीनों कहाँ का है? त्रिपुरा का। केर, खर्ची और गरिया पूजा त्रिपुरा का
एक उत्सव महोत्सव है। इसके अलावा उज्जैन पैलेस, नीरमहल, ऊनाकोटी भी त्रिपुरा का ही पर्यटन स्थल है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देखिए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबरी नेशनल पार्क और सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य। सिपाही जला आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत किसको डिक्लेयर किया गया है? सिपाही जला। त्रिपुरा का सिपाही जला सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, और ये सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके अलावा साथियों, त्रिपुरा से होकर के बांग्लादेश तक मैत्री सेतु भी निर्माण हुआ है। मैत्री सेतु, मैत्री ब्रिज बांग्लादेश भारत के मध्य निर्मित हुआ है। किस राज्य में है यह? त्रिपुरा राज्य में ही है। आगे अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल मनाया जाता है साथियों 18 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय के प्रति जागरूकता के लिए, संग्रहालय की जानकारी के लिए, संग्रहालय दिवस या म्यूजियम डे मनाया जाता है। देखिएगा थोड़ा सा डिटेल इसका डिटेल करते हैं, उसके बाद संग्रहालय का डिटेल। कुछ खास नहीं साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हमने कवर किया है। पहली बात कि 18 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूएन ने डिक्लेयर किया था अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाएगा हर साल। और इसमें खास बात यह है साथियों, म्यूजियम से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन है? तो कोलकाता संग्रहालय, कलकत्ता म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये उसकी तस्वीर है। दूसरा, विश्व में सबसे बड़ा म्यूजियम, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो पहले साथियों पेरिस में था, अभी ये जो है एक साल पूर्व का है मिस्र या इजिप्ट का म्यूजियम। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हो गया मिस्र का संग्रहालय या इजिप्ट का संग्रहालय। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय तो कलकत्ता का संग्रहालय, कलकत्ता का म्यूजियम। इसके अलावा साथियों मई माह का महत्वपूर्ण दिवस हमने कई राउंड पढ़ा है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जो साथी नए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको आगे। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट है इटालियन ओपन। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को अभी हाल ही में जीत लिया जैनिक सिनर ने। इटली देश के ही खिलाड़ी और इटालियन ओपन को जीता है। जैनिक सिनर किस देश के हैं? इटली देश के हैं। जैनिक सिनर किस देश के हैं? इटली देश के हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया। वहीं महिला में पूछा जाए तो एलिना स्वितोलिना इन्होंने जो यूक्रेन की है, इन्होंने इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता। और पुरुष में जैनिक सिनर इटली के लिए। कौवा क्रम था यह 83वां क्रम का इटालियन ओपन टूर्नामेंट था। तो क्या था साथियों? टेनिस टूर्नामेंट था। तो टेनिस टूर्नामेंट का दुनिया का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है उसे कहते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम 2026 पर नजर डालिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहला होता है, जनवरी फरवरी में होता है, ये संपन्न हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 जनवरी फरवरी में संपन्न हो गया। इसमें महिला में विजेता एलिना रिबाकिना थी और पुरुषों में विजेता कार्लोस अल्कराज और एलिना रिबाकिना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया है। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? दुनिया में 4 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, क्रमशः 1 2 3 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद से साथियों फ्रेंच ओपन, उसके बाद से साथियों यूएस विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑफ बीयू एक ट्रिक है, ध्यान अगर आपको रहेगा तो याद कर लीजिएगा। ऑफ बीयू, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है और लास्ट में वर्ष के यूएस ओपन होता है। यहाँ आज हम जो पढ़ रहे हैं ये साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो दूसरे क्रम का फ्रेंच ओपन है वो मई से लेकर के 7 जून तक चलेगा। 7 जून के डेट को फाइनल होगा, उसके बाद हम फ्रेंच विजेताओं को भी पढ़ेंगे। आप फिलहाल याद रखिएगा ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता है। इसके अलावा साथियों सबसे पुराना इसमें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पूछा जाएगा तो विंबलडन है। जो हरा घास में होता है टूर्नामेंट वो विंबलडन है। क्ले कोर्ट पर जो होता है वो फ्रेंच ओपन है। सबसे सबसे पहले कौन सा होता है वर्ष में? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे लास्ट में कौन सा होता है? तो यूएस ओपन होता है। ग्रैंड स्लैम। सातवां प्रश्न देखिएगा, भारत ने किस देश की एडनोक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो साथियों अभी हाल ही में मोदी जी हमारे 5 देशों की विदेश यात्रा पर है, जिसमें इस ऑप्शन में यूएई देश है। तो यही यूएई देश में मोदी जी ने स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। किस कंपनी के साथ? एडनोक कंपनी। एडनोक कंपनी कहाँ की है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है। मोदी जी हमारे मई महीने में 5 देशों के विदेश यात्रा पर है, उसी में साथियों यूएई में ये समझौता हुआ है। देखिएगा यूएई की तेल कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी अब भारत के बड़े तेल भंडारों में अपना कच्चा तेल रख सकेगी। भारत ने लगभग 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की अनुमति दी है। देखिएगा किसने दिया है? तो यूएई ने। तो यूएई से रिलेटेड जीके स्ट्रेटेजी के यूएई साथियों इसकी राजधानी अबू धाबी।
यहाँ की मुद्रा है दिरहम, यहाँ की भाषा है अरबी। और यूएई साथियों यूनाइटेड अरब इमिरेट्स 7 राज्यों का यूनाइट है। 7 राज्य कौन कौन से? अबू धाबी राज्य है, दुबई राज्य, शारजाह राज्य, अजमान राज्य है और अल कुवैन राज्य है, रास अल खैमा राज्य और फुजैरा। ये 7 राज्यों का यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। इसका स्वतंत्रता दिवस 2 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। बुर्ज खलीफा वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा यहीं पर है यूएई में। शेख जायद मस्जिद कहां पर है? यूएई में है। यूएई। इसका स्वतंत्रता दिवस 1971 2 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। होप मिशन मंगल के लिए किसने शुरू किया था? तो यूएई ने ही 2021 में शुरू किया था। बाकी हमारे भारत में साथ में देखिएगा आईआईटी जो दिल्ली का कैंपस है वो यूएई के अबू धाबी में स्थापित हुआ और बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? तो यूएई में ही हुआ। इसके अलावा सेपा व्यापार समझौता हमारा भारत किसे करता है? सेपा सीईपीए व्यापार समझौता भारत और यूएई के मध्य समझौता है। 8वां प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों और वैश्विक आपदा एपिडेमिक पैंडेमिक की तरफ इशारा करते हुए यह प्रश्न है हमारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के प्रकोप की घोषणा कांगो और युगांडा 2 अफ्रीकी देशों में कहा और वैश्विक चेतावनी भी जारी किया है। और साथियों दुनिया का तीसरा सबसे गंभीर बीमारी है जिसमें डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है, इबोला। इबोला के लक्षण संकेत इबोला के बारे में डब्ल्यूएचओ के बारे में सब कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। पहले इबोला को देख लीजिएगा। इबोला का संक्रमण 2 से 21 दिनों के भीतर लक्षण इसके दिखाई देते हैं। तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, गले में खराश होता है, आगे चल करके उल्टी, दस्त, डायरिया, किडनी, लीवर की समस्या भी होती है और आंतरिक और बाह्य रक्तस्राव इबोला का लक्षण है। लेकिन आमतौर पर बाद के चरणों में यह सब चीजें दिखाई देती हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अफ्रीका के 2 देश कांगो और युगांडा में इबोला तेजी से फैल रहा है और कहीं यहाँ पर डेथ भी हो चुका है। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। कांगो और युगांडा में तेजी से पांव पसार रहा है इबोला। कांगो साथियों और युगांडा दोनों अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कांगो की राजधानी अगर हम बात करें तो जायरे है साथियों और युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। कांगो नाम से 2 देश है साथियों अफ्रीका में, एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कांगो भी है। थोड़ा सा देखिएगा डब्ल्यूएचओ ने जारी किया था डब्ल्यूएचओ का स्ट्रेटेजी के। डब्ल्यूएचओ का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को होता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ दिवस मनाया जाता है। इसमें सदस्य देश 194 हैं। इसके वर्तमान में प्रमुख है इथियोपिया देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयस। इथियोपिया देश के ये भी ध्यान रहे, टेड्रोस अधानम घेब्रेयस इथियोपिया देश के स्वास्थ्य मंत्री, ये इसके साथियों महासचिव हैं, प्रमुख है, महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है। इसके अलावा इसका कार्य पूछा जाए प्रमुख कार्य क्या है साथियों, तो इसका प्रमुख कार्य होता है कि वैश्विक स्वास्थ्य, जैसे ये अभी चिंता का विषय था उसके प्रति निगरानी करके इसने एक स्वास्थ्य इमरजेंसी डिक्लेयर किया। ये कार्य इसका रहता है। रोग उन्मूलन का कार्य रहता है। कोई भी डिजीज आती है बड़े पैमाने पर फैलती है तो उसके लिए टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्य कराना, महामारी नियंत्रण कार्य कराना, ये सब जिम्मेदारी होता है, डब्ल्यूएचओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बाकी हमारा भारत जो है डब्ल्यूएचओ से कब जुड़ा था, तो 12 जनवरी 1948 को हमारा भारत डब्ल्यूएचओ का मेंबर बना था। दक्षिण पूर्व एशिया का डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में। बाकी डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। एक बात और ध्यान रखिएगा, साइमा वाजिद का नाम, साइमा वाजिद, ये साथियों बांग्लादेश की जो शेख हसीना, ये उन्हीं की बेटी साइमा वाजिद, ये डब्ल्यूएचओ में क्षेत्रीय निदेशक थी, 5 वर्ष के लिए चुनी गई 2024 में। डब्ल्यूएचओ की एशिया प्रशांत क्षेत्र से क्षेत्रीय निदेशक कौन है, तो साइमा वाजिद शेख हसीना की बेटी। उनसे पहले साथियों सौम्या स्वामीनाथन थी। सौम्या स्वामीनाथन हमारे भारत से थी, क्षेत्रीय निदेशक 5 साल तक ये रही थी। ये सौम्या स्वामीनाथन साथियों ये एमएस स्वामीनाथन साहब की पुत्री हैं, बेटी हैं। आगे देखिएगा, भारत ने एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? खेल से करंट अफेयर है। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 संपन्न हुआ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। यहाँ पर हमारे 21 भारतीय खिलाड़ियों ने टोटल पदक जीते हैं। 21 पदक आया है जिसमें से 9 गोल्ड मेडल है, 9 स्वर्ण पदक है। ध्यान रखेंगे कहां पर हुआ है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हमारे विजेता खिलाड़ी है, हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट का नाम है साथियों एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026। कहां संपन्न हुआ, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हमारे भारत ने कितने पदक जीता, 27 पदक जीता है। 27 पदक कुल जीता हमारे भारत ने, जिसमें स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल 9, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल 6 और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक 12। टोटल जो है साथियों 9 4 15 और 12 27 पदक हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जीत लिया है और इतिहास रच दिया है।
ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का वेलकम। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर डेली सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस मिलता है। बाकी साथियों अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मोरल सपोर्ट करिए। आपको नित्य प्रतिदिन नए और बेस्ट और जबरदस्त कंटेंट मिलता रहेगा, बस आपका सपोर्ट रहे। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।